के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है अर्थात इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को समझा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, लेकिन ये तभी होता है जब प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में गति करती हैं। परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या उसका मार्ग बदल जाता है, या कहा जाए तो उसकी सरल रेखीय गति नहीं होती है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए इसी को चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। इस चित्र में अलग अलग माध्यम लिया गया है। पहले वाले चित्र में देखते हैं, इसमें एक माध्यम वायु है जिसे विरल माध्यम कहा गया है और दूसरा माध्यम कांच है जिसे सघन माध्यम कहा गया है। अब सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, यानी इसका अर्थ क्या होता है बता दो, तब आगे बढ़ते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहा जाता है, यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक वो हुआ विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। और ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इसे पृथक्कारी तल कहा जाता है। जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करती है उसे ही पृथक्कारी तल कहते हैं। अब चित्र में देखिए, वायु से आते हुए एक प्रकाश किरण ए बी, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वायु से, ए बी बिंदु बी पर आपतित हुई, यानी जो पृथक्कारी तल है इसमें बिंदु बी पर आपतित हुई। ये जो ए बी किरण है इसे आपतित किरण कहा गया है या कहा जाता है। तो जब ए बी किरण बिंदु बी पर टकराई तो माध्यम मिला कांच। अब कांच होता है पारदर्शी, इसीलिए प्रकाश किरणें कांच में चली जाती हैं और वायु की तुलना में कांच सघन माध्यम है। यानी वायु की तुलना में अगर वायु को देखा जाए और कांच को देखा जाए तो कांच सघन माध्यम है। इसलिए प्रकाश किरणें जब कांच में प्रवेश करती हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। कांच में प्रवेश करते ही प्रकाश किरणों की दिशा बदल जाती है। और देखिए, दिशा बदलने पर बीसी दिशा में चली गई, तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन चली गई दूसरी दिशा में। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए बी और बी सी एक सीधी रेखा में नहीं है बल्कि अभिलंब की ओर चली गई है। बस इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यानी एक सीधी रेखा में नहीं जाती है, दूसरी दिशा में चली जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं कि प्रकाश किरण ए बी जिस बिंदु पर गिरी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये जो अभिलंब के बीच का कोण है इसे आपतन कोण कहा जाता है। बता दें कि ये परिभाषाएं बिल्कुल परावर्तन के नियम वाली हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था परावर्तन का नियम और उसमें परिभाषाएं बताई थी, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, बिल्कुल वैसे ही ये भी परिभाषाएं हैं। अब ये जो बीसी किरण है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, यानी जो बीसी रेखा है जो किरण है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब के बीच का कोण है, इस कोण को अपवर्तन कोण अथवा अंग्रेजी में कहें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है, स्मॉल आर, और आपतन कोण को आई से दर्शाया गया है, ऊपर देख लीजिए। यहीं पर आपको एक बात और बताता चलूँ कि प्रकाश के परावर्तन में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर यानी प्रकाश के अपवर्तन में देखा जाए तो अपवर्तन कोण सामान्यतः आपतन कोण के बराबर नहीं होता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन कोण सामान्यतः आपतन कोण के बराबर नहीं होता है। अपवर्तन कोण या तो आपतन कोण से छोटा होता है अथवा बड़ा होता है, यानी या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो ऐसा क्यों होता है बता दें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब ये कि जब किरण वायु से कांच में जाती है
तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुकती है। और जब अभिलंब की ओर झुकती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं चित्र में कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी जब कांच से वायु में जाती है, पहले क्या था, कांच वायु से कांच में गई थी, अब कांच से वायु में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब अभिलंब से दूर हटेगी तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होगा। मतलब जब वायु से कांच में गई तो आपतन कोण अधिक होता है और अपवर्तन कोण कम होता है। लेकिन जब कांच से वायु में जाती है तो आपतन कोण कम और अपवर्तन कोण अधिक हो जाता है।